देखिए आज अभी से हम पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं हम अच्छी तरह से और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो जब भी हम टहलते हैं या फिर साइकिल की सवारी करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिर्फ टहलने और साइकिल की सवारी करने में सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, और भी जितना सारा काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब उस स्थिति में जब भी कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, तो हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जैसे कि टहल रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं, तो हमको ऊर्जा की लगातार ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय बाद ऊर्जा ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो हम लोग को काम करने में दिक्कत होने लगता है। तो उस ऊर्जा को, उस कार्य को बनाए रखने के लिए हमको बाहरी कुछ ऊर्जा चाहिए, ठीक है। उसके लिए जैसे कि वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण। यहाँ पे देखिए हमारे शरीर में यहाँ वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अ, हमारी वृद्धि होने के लिए, हम मतलब हमारे जो शरीर है उसको, उसका वृद्धि होने के लिए, उसके लिए भी बाहरी बाहरी पदार्थों का भी आवश्यकता होती है, ठीक है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो है भोजन। अब देखिए कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। जैसे कि ऊर्जा हमको ज़रूरत है कुछ भी कार्य करने के लिए, तो कहाँ से आता है ये ऊर्जा, कहाँ से मिलता है। तो पहले पिछले क्लास में बोले थे कि खाना जब खाते हैं तो उसी से हमको ऊर्जा मिलता है। खाना खाने के बाद डायरेक्ट उससे ऊर्जा नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें उसमें कुछ प्रक्रिया होता है, रिएक्शंस होता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल आता है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए अब तो हम समझ गए कि हमको भोजन चाहिए ऊर्जा के लिए, भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन अब उससे पहले एक सवाल उठता है कि भोजन हम कैसे प्राप्त करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं, सजीव किसको बोलते हैं वो भी हम समझाए थे। जो भी चीज़ जिंदा है, जितने चीज़ जिंदा है उसको बोलते हैं सजीव। जो मरे हुए चीज़ है उसको खाना की ज़रूरत होती ही नहीं है। जो जो जीव जिंदा है उसको चलने के लिए, जीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा कहाँ से, खाना से मिलेगा। और खाना कैसे मिलेगा उसे, देखिए अब इसमें भी दो प्रकार के सजीव होते हैं, ठीक है। एक स्वपोषी होते हैं, एक विषमपोषी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता है। देखिए जितने भी जीव होते हैं उसमें ऊर्जा और पदार्थ का समान आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। जैसे कि अलग अलग तरह के जीव होते हैं, सबको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, समान सबको पदार्थ चाहिए, ठीक है, सबको ऊर्जा चाहिए, पदार्थ चाहिए। लेकिन अब इनका लेने का तरीका है वो अलग अलग तरीका है, ठीक है। एक ही तरीका से सभी लोग ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। अभी देखना है आगे। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। कुछ जीव होते हैं अकार्बनिक स्रोत। अकार्बनिक स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ कि हम पहले क्लास में बोले थे कि हम मतलब ज़्यादातर जो जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों से अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जीव होते हैं जो अकार्बनिक स्रोत से भी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। देखिए स्वपोषी में क्या होता है, कुछ कुछ जीव होता है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी हैं, और कुछ कुछ जीवाणु हैं। लेकिन आदमी लोग स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी को थोड़ा सा समझते हैं हम। स्वपोषी में क्या होता है कि वैसे जीव जो खुद से खाना बनाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे खुद से खाना बनाते हैं। अब बोलिए कि आदमी लोग भी, तो आदमी उन्होंने तो खुद से खाना बनाता है, वो लोग स्वपोषी काहे नहीं हुआ। नहीं, आदमी लोग खुद से खाना नहीं बनाता है। आदमी लोग क्या करता है, खुद से खाना बनाने कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी पेड़ है, पौधा है, उसको हम लोग, उसको सिर्फ क्या मिलना चाहिए, सूरज का रोशनी मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो लोग प्रकाश संश्लेषण के विधि से खाना बना लेता है। लेकिन हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग शरीर के अंदर खाना नहीं बनता, हम लोग बाहर बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। जबकि पेड़ पौधा के अंदर उसी में खाना बनता है, उसको बाहर नहीं बनता है, ठीक है। तो बाहर हम लोग खाना बनाते हैं तो अलग अलग चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने कच्चे पदार्थों का, प्लस पानी, जल, जो भी हुआ उसमें आग देना, वो सब काम करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग के शरीर के अंदर नहीं ना बन रहा है वो खाना, शरीर के अंदर हम बना बनाया खाना खाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा का वैसा नहीं है। अभी देखते हैं आगे। सजीव स्वपोषी हमारे हरे भरे पौधे और जीवाणु है, ठीक है।
अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। कुछ कुछ जीव होते हैं जो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। देखिए, जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी जीव होते हैं वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको खंडित करना पड़ता है सरल पदार्थों में, तभी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। देखिए, जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? जैव उत्प्रेरक। उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि जैव उत्प्रेरक क्या है, तो वो हो सकता है एंजाइम। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी विषमपोषी हैं, दूसरे के खाना पे दूसरे मतलब वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं, वो क्या होते हैं? वो स्वपोषी पे आधारित होते हैं। जो खुद से खाना बनाते हैं उन जीवों पर आधारित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। जंतु और कवक है इसी तरह का विषमपोषी जीव है। ठीक है, अभी समझते हैं स्वपोषी पोषण मतलब जितने भी स्वपोषी होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो भी होते हैं खुद से जो खाना बनाते हैं वो कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। ठीक है, उसी पे वही प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या होते हैं? खाना बनाते हैं, मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किससे प्राप्त होता है? इसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण को भी समझते हैं हम तो। ठीक है, वह यह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। देखिए, ये क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधा होते हैं उनको बाहरी कुछ पदार्थ चाहिए खाना बनाने के लिए। हमको जैसे भी हम लोग को भी ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग क्या करेगा कि ले लेगा बाहर से। जैसे क्या लेता है? पानी लेता है, जल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब क्या करेगा? इसी से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है? ये क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है और क्लोरोफिल, ये दोनों के अवस्था में कार्बोहाइड्रेट में उसको परिवर्तन कर देता है। ठीक है, उसको बदल देता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पौधों में को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वही सब पेड़ पौधा को ऊर्जा देता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में यही होता है। यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। अगले अनुभाग में हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया और अच्छे से समझेंगे, पूरा डीप में थोड़ा जाएंगे। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मतलब जितना भी कार्बोहाइड्रेट बनता है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रयुक्त हो जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट बच जाता है तो उसको मंड के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है, यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि स्टोर करना, कोई भी चीज़ ज़्यादा बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं कि रख लेते हैं कहीं पे, उसको जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको निकाल के हम यूज कर लेंगे। तो इसमें भी पौधा में भी वही होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि एक बार में दिन भर में खाना बना लिए एकदम। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि कुछ जैसे कार्बोहाइड्रेट बना दिए, अब सारा कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे ऊर्जा के लिए, बच जाएगा, उसको ये स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, स्टोरेज रूम में अपना स्टोर करके रख लेंगे। जब इसको भूख लगेगा पेड़वा को निकाल के फिर से उसका इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या दिन में सिर्फ खाना बना सकते हैं, रात में तो नहीं बना सकते हैं, तो रात में भी तो उसको ये होता होगा दिक्कत। तो अपना आवश्यकता अनुसार ही खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, कुछ करना नहीं पड़ता है कि लो बाबू जा खा लो, अभी बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप से ही लोग इस्तेमाल कर ले खा लेगा। ठीक है, कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन व्युत्पन्न से ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचयित हो जाता है। देखिए, हम लोग भी जो खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि खाना खाए हैं उससे हम लोग को जो ऊर्जा प्राप्त हुआ सारा ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। कुछ ऊर्जा हम स्टोर करते हैं, किसके रूप में? फैट्स के रूप में। और वही जब हमको भूख लगता है तो वही ऊर्जा का, खाना नहीं खाइएगा तो वही ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाएं होती हैं यहाँ पे। पहला है क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना। जो भी पदार्थ हम पेड़ पौधे लेते हैं बाहर से, तो उनमें से ऊर्जा अवशोषित करना रहता है, तो वो कौन काम करता है? वो क्लोरोफिल रहता है जो ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जो होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, रूपांतरित करना है। ठीक है, तथा जल के अणुओं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल का जो अणु होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें अपघटन होता है, ये प्रक्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, जो वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे पौधे होते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो दिन में खाना बना लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके पास रात में ऊर्जा नहीं रहता, मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो आधा काम करते हैं खाना बनाने का, पूरा नहीं बनाते हैं, आधा काम कर लिए हैं। और बाद में दिन में हम क्या करेंगे, जब हमको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करने में तो क्लोरोफिल अपना काम करेगा। ठीक है, तो जैसे दिन होता है, जैसे रात में लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो आधा काम कर रही हैं, चलो बच गया, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का काम था उतना ख़त्म। अब काम आया किसका? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का। तो जैसे दिन होता है तो ये लोग फिर से क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना देता है। ठीक है, आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काटकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, चित्र 6.1 में देखिए, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु अधिकांश हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम इस क्रियाकलाप को समझते हैं, जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए बहुत सारा पत्ती अगर लेंगे हम, उसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा बिंदु दिखाई देगा हमको, हरे रंग का बिंदु। अब उसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इनमें उसी में क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट। जैसे यहाँ देखते हैं, एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। गमले में लगा एक सबलित पत्ती का पौधा लीजिए। एक सबलित पत्ती का पौधा लेना है। ठीक है, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा लेना है, कुछ भी ले लेना है। पौधे को 3 दिन अंधेरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। देखिए यहाँ पे इस पौधा ले लेना है, उसको बोल रहा है कि 3 दिन उसको अंधेरा में रखना है। क्यों अंधेरा में रखना है? उसमें जो मंड है, मंड किसको बोले थे कि जो भी ऊर्जा रहते हैं वो बच जाते हैं तो उसको स्टोर कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। पेड़ पौधे रख लेते हैं, जब उनको खाना बनाने का मौका नहीं मिलता है, जब उसे जैसे कि हम इसको अंधेरा में रख दिए तो अंधेरा में तो पेड़ पौधा खाना नहीं बना पाएगा। कैसे नहीं? क्योंकि अंधेरा में सूर्य का रोशनी नहीं मिल रहा है, इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनाएगा? तब वो जो मंड जो बचा हुआ ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके ये लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है, मरेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है में डाल दीजिए, इसके बाद अल्कोहल में भिगोकर अल्कोहल में डुबा दीजिए। ठीक है, इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। इसको गर्म करना है। ठीक है, इतना देर तक करना है जब तक अल्कोहल उबलने लगे। तो अल्कोहल में किसको उबालना है? पत्ता को उबालना है। पत्ती के रंग का क्या होता है? उसका रंग में कोई परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। विलयन का रंग कैसा होता है? जो उसका विलयन होता है, अल्कोहल और पत्ती का जो विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है? अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन
को धोकर डालिए, ठीक है। उसके बाद जब पत्ती को हम निकालते हैं उसके बाद उसको आयोडीन में डालना है, ठीक है। आयोडीन का तनु विलयन में डाल देना है, फिर से उसको धो के फिर से डाल देना है पानी में, ठीक है। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए तथा प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस था उससे इसका तुलना कीजिए। पहले पत्ती जैसा दिखता था बाद में जैसा भी बना, दोनों को तुलना करना है, ठीक है। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इससे पता चलेगा कि आपका पत्ती में मंड का उपस्थिति कितना है कि नहीं है। तो आप पता लगा सकते हैं कितना दिन तक हम इसको इसमें रखें तो कितना मंड गायब हो गया, कितना मंड बचा था इसमें। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। देखिए ये सब क्या है, रंध्र है। ये पत्ती का एक पत्ती है, उसके उसी में एक छिद्र होता है, उसको बोलते हैं रंध्र। और ये क्या, ये सब हरित लवक है, ठीक है। ये सब हरित लवक कौन से होते हैं, वही क्लोरोफिल रहता है सब, और इसे रंध्र होता है, ये छिद्र होता है, ठीक है। तो अधिकांश गैसों का आदान प्रदान, जो गैस जो इसके अंदर जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, तो किससे, यही छिद्र से निकलते हैं, रंध्र से बाहर और अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट करने वाला चीज़ है कि जो पत्ती होता है, ठीक है, गैस का आदान प्रदान मतलब गैस ऐसा नहीं खाली पत्ती से ही होता है, इसका तना से भी होता है, जड़ से भी होता है, ठीक है। जड़ से भी गैस अंदर जाता है बाहर आता है, तना से भी गैस अंदर आता है बाहर जाता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इस छिद्रों को बंद कर लेता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि इसमें से जल जो वाष्पीकरण होता है, इससे मतलब पौधा से जल बाहर निकलता है, तो यही रंध्र से बाहर निकलता है, ठीक है। अधिकतर जल क्या होता है कि जड़ के माध्यम से पेड़ के अंदर आता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे पूरे ये में फैल जाता है, उसके बाद ये पत्ता के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जब इन लोग को गैस की आवश्यकता नहीं होती है तथा तो ये क्या होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है तब छिद्रों को बंद कर लेता है, खुद अपने आप ये सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं एक कार्य है। द्वार कोशिका है इन लोग का, इसी को बोलते हैं द्वार कोशिका। ये एक काम होता है इन लोग को बंद करना और खोलना। देखिए अभी यहाँ पे खुलल है और यहाँ पे बंद हो गया है। यहाँ पे भी इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है, इसीलिए खुला है इसका छिद्र, और यहाँ पे उसका ज़रूरत ख़त्म हो गया तो इसको बंद कर लिया है अभी, और जब भी एक ज़रूरत पड़ेगा तो तुरंत खोल लेगा इसको, ठीक है। कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है। जब भी द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो फूल जाता है, ठीक है। इसी तरह द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। द्वार कोशिका जब सिकुड़ रहा है, कहने का मतलब सिकुड़ गया, तो हम बोलेंगे कि बंद हो गया है, ठीक है। फिर एक क्रियाकलाप देखते हैं 6.2। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। समान एक ही आकार का पौधा लेना है 2 ठो, ठीक है। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। 3 दिन तक फिर से अंधेरे कमरा में रखना है उसको 3 दिन तक। अब प्रत्येक पौधों को अलग अलग कांच की पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 6.4 में के अनुसार पौधे को अलग अलग बेलजार में ढक दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बेलजार है, ये ऊपरे वाला को बोलते हैं बेलजार। यहाँ पे क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एगो पौधा में रख दिया गया, कुछ नहीं रखा है, और ये दोनों को अलग अलग बेलजार से रख दिया है। यहाँ इसीलिए रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जार के तले, ठीक है, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका का पर वैसलीन लगा देते हैं तथा इससे वायुरोधी हो जाता है। नीचे देखिए वैसलीन लगा दिया कि एकदम हवा नहीं घुसना है, इसमें पूरा सील कर देना है, पैक कर देना है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे में एक पत्ती तोड़िए। उपरोक्त क्रियाकलाप को उसमें मंड की स्थिति का जांच कीजिए। देखिए ऐसा करने के बाद ये दोनों के बाद 2 घंटे इसको सूर्य के प्रकाश में रखना है, ठीक है, धूप में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों में से पत्ता तोड़ना है। अभी जो एक्सपेरिमेंट किए थे
ये एक्सपेरिमेंट फिर से करके देखना है। इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चलेगा कि इसमें मंड उपस्थित कितना है, ठीक है। ये मंड का उपस्थिति को बताता है। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप को आप इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो? यहाँ पे देखना है कि जैसे कि हम दो एक क्रियाकलाप किए, दोनों पत्ती जो है वो उसमें मंड का उपस्थिति जो रहता है समान मात्रा में रहता है कि नहीं, एक ही मात्रा में रहता है कि नहीं, वो देखना है। उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसमें प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमको पता चलेगा, अगर मंड किसी में कम हुआ तो हम समझ जाएं कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। यहाँ से हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कैसे करते हैं। अभी तक हमको पता चल गया कि जितने भी स्वपोषी होते हैं ऊर्जा की आवश्यकता कैसे करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, कैसे करते हैं, बाहर से सूर्य की रोशनी की वजह से और क्लोरोफिल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट को निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसी से इसको ऊर्जा का प्राप्ति होता है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों तथा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं, स्थल मतलब धरती पे रहते हैं, वो जल की आवश्यक पूर्ति कहाँ से करते हैं? नीचे से, पानी से, मिट्टी से। वहाँ क्या होता है, उसका जड़ लगा रहता है, जड़ पानी को खींचता है ऊपर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। इसको जल के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, इन सभी चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ता है। वो सारा चीज़ इसको कहाँ से मिलता है? नीचे से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। क्या है? एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्रस के रूप में लिया जाता है, ठीक है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। अकार्बनिक जैसे जीवाणु जो होते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन होते हैं, उससे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक था स्वपोषी के बारे में हमने देख लिया। अगला क्लास में पढ़ेंगे विषमपोषी।